Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, वेलकम टू अत्रेय आयुर्वेद संभाषा। तो आज की संभाषा में हम बात करने जा रहे हैं व्याधि चमत्व के बारे में, जो कि रोग निदान का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे हम चलते हैं, जो कि है परिभाषा। परिभाषा ये है कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि चमत्व कहा जाता है। व्याधि क्षमत्व को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है। अहितकर आहार के सेवन करने वाले पुरुषों में दोष सदैव उत्पन्न होते हैं और वो दोष उत्पन्न होके शरीर में रुझा और बीमारियां कॉज करते हैं, जिससे कि क्या है, व्याधि क्षमत्व इसको कंट्रोल में रखता है एवं रोग को रोकने के लिए मदद करता है। उत्पन्न हुए रोग के बल को रोकना, भविष्य में होने वाले रोगों की उत्पत्ति को रोकना। व्याधि चमत्व के दो पहलू होते हैं, जो कि सर्वप्रथम है व्याधि बल विरोधित्वम, सेकंड है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, यानी कि शरीर की वह क्षमता जो पहले से मौजूद बीमारी से लड़ती है और उसकी गंभीरता या सेंसिटिविटी को कम करती है। नेक्स्ट है शरीर की वह शक्ति जो नए रोगों को उत्पन्न होने से रोकती है, जिससे कि नए रोग उत्पन्न ना हो। उसके बाद हम चलते हैं व्याधि बल के विरोधित्व पर। क्या है, इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। यह शरीर की वह नैसर्गिक या अर्जित क्षमता है जो पहले से मौजूद रोग या संक्रमण से लड़ती है, रोग की गंभीरता को कम करती है, रोग की अवधि को छोटा करती है, शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करती है। यह व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, जिसमें है यह शरीर की वह शक्ति है जो नए रोगों को उत्पन्न करने से रोकती है, भविष्य में होने वाले रोगों से बचाव करती है, स्वस्थ जीवन शैली और आहार पर निर्भर करती है, रोग के कारण यानी कॉजेज को दूर करती है। यह निवारक स्वास्थ्य सेवा का आधार है, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का। व्याधि चमत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो कि है देश, काल, संयोग, वीर्य और प्रमाण। अब हम इसको समझ लेते हैं। देश में यह है स्थान और जलवायु का प्रभाव, काल है समय, ऋतु और आयु का प्रभाव, संयोग है आहार विहार और औषधियों का उचित संयोग, वीर है द्रव्यों की शक्ति और उसका प्रभाव, प्रमाण है आहार और औषधियों की उचित मात्रा। अब हम इसके जो ब्रीही धान्य का इसमें संदर्भ दिया गया है आचार्य चक्रपाणी ने, जिसमें अपनी टीका में लिखा हुआ है, वो है देश में आनूप देश में ब्रीही का सेवन करने से वो अधिक हानिकारक होता है, जबकि ब्रीही का सेवन जांगल देश में करने से कम अहितकारी होता है। तो काल में है शरद ऋतु में ब्रीही का प्रयोग ज्यादा अहितकारी होता है, जबकि ब्रीही का प्रयोग हेमंत ऋतु में अल्प अहितकारी होता है। संयोग में आते हैं, मैंने आपको अष्ट आहार विधि विशेषायतन में ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी, क्या देश है, क्या काल है, क्या संयोग है। वरना आप एकदम आपके ऊपर से जाएगा और एग्जाम में भी नहीं लिख पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। संयोग में है दही के बाद ब्रीही का अधिक प्रयोग करना अहितकर होता है, जबकि मधु के साथ ब्रीही का प्रयोग करना अल्प अहितकारी होता है। वीर्य क्या है, उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों के साथ ज्यादा अहितकर होता है ब्रीही का प्रयोग, जबकि शीत वीर्य वालों के साथ उत्पन्न जो अहितकारी चीजें हैं वो अल्प होती हैं। प्रमाण है अधिक मात्रा में ब्रीही के प्रयोग करना ज्यादा अहितकर होता है, जबकि कम मात्रा में ब्रीही का प्रयोग करना अल्प अहितकर होता है।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं बल के प्रकार पर, जो कि इसमें ओज भी आ जाता है। हम इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा ही ओज कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हम ओज के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ओज आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम बल देख लेते हैं, जो कि है सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल का क्या होता है? जो कि जन्म से होता है, जो जन्म से शक्ति होती है, जो स्वाभाविक शक्ति होती है, उसे कहते हैं सहज बल। और कालज बल क्या होता है? काल के अनुसार, जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु में बल एकदम अपनी तेजी पर होता है, क्योंकि जठराग्नि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। इस कारण से काल के अनुसार भी बल जो होता है वो आता रहता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में कोई इतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि इजी होगा हेमंत और शिशिर ऋतु में। अब युक्तिकृत बल क्या है? जो अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे कि आपने कभी बेड खिसकाया है ना बहुत तेज, तो वो उसमें क्या हुआ है? युक्ति, यानी कि अपने दिमाग से कि हाँ यहाँ पे अपना हमें कितना जोर लगाना है, उस हिसाब से बल लगाना, उसको कहते हैं युक्तिकृत बल। जैसे कि इसमें व्याधि क्षमत्व अगर सही रहे तो उसके लिए क्या करना होता है कि युक्तिकृत बल में ये भी आ जाता है, जैसे कि देश अनुसार भोजन कर रहे हैं, काल अनुसार भोजन कर रहे हैं, ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं, दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खा रहे हैं बाहर की, और अधारणीय वेगों का धारण नहीं कर रहे हैं, है ना। मेन तो अधारणीय वेगों का धारण ही है। अगर करते हैं तो व्याधि क्षमता तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, रोग हो ही जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रोगी द्वारा व्याधि सहन करने की क्षमता, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोषों के आधार पर, जैसे कि दोषों की प्रबलता या दुर्बलता के अनुसार, अगर आप सही से दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं, है ना, तो दोष क्या होंगे? अपनी साम्यावस्था में रहेंगे। और अगर यहीं पे आप मान लीजिए रात्रि जागरण कर रहे हैं, दिवा स्वप्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? दिन में सोने से दोष जो होंगे वो दूषित हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे? रोगों की उत्पत्ति करेंगे। तो इसीलिए रोगी के द्वारा जो क्या होता है, दोष के आधार पर ये इसकी क्षमता होती है, ठीक है, यानी कि पोटेंसी। विरुद्ध उपक्रम क्या है? यदि चिकित्सा रोग के विपरीत हो, जैसे कि निदान पंचक में आता है हेतु विपरीत अर्थकारी, जिसका अर्थ ये है, आपको मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी मेंटेलिटी होती है, आप में से भी किसी की होगी, कि सर्दी हो रही है, अच्छा सर्दी हो गई है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सर्दी चली जाएगी। उसको कहा जाता है हेतु विपरीत अर्थकारी। जैसे कि शीतल आहार करने से क्या होता है? प्रतिश्याय या फिर दोष कुपित हो जाते हैं, है ना। तो अब जैसे शरद की ऋतु चल रही है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, तो उस टाइम पे नहीं करना होता है उसका सेवन, जो ठंडी चीज़ें होती हैं, लेकिन तब भी किया तो उसके कारण प्रतिश्याय हो गया, है ना। और प्रतिश्याय होने के बाद फिर क्या किया लोगों ने? कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली, और उनको लगा कि वो ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों का शायद हो भी जाता है, ऐसी पता नहीं क्या ही कुछ होती है। मतलब मैंने एक लड़का देखा है, वो बता रहा था मुझे कि मैम मेरी ऐसे ठीक हो जाता है मेरा जुकाम। तो मैंने कहा ये बहुत अजीब चिकित्सा है। तो उस टाइम मैं शायद सेकंड ईयर में थी, तो निदान पंचक इतना मुझे पता नहीं था। तब जब मैंने पढ़ा कि हेतु विपरीत अर्थकारी ऐसा होता है, तब समझ आया कि अच्छा ये वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो देखिए हर चीज़ ना अपना पॉइंट सोच के चलिए दिमाग में। जो जो लोग जितनी चीज़ें बताते हैं ना, उन सबको दिमाग में रखिए कि हाँ हमारे आसपास ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे आपको मेडिकल मतलब आयुर्वेद तो बहुत अच्छे समझ में आने लगेगी, क्योंकि आयुर्वेद हर एक चीज़ वो है जो आपके वातावरण में दिख रही है, वो सब चीज़ आयुर्वेद है ना। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि वो बहुत टॉपिक से आगे हो गया कि विरुद्ध उपक्रम क्या होता है। यदि चिकित्सा रोग के विपरीत होती है तो सहन करना कठिन हो जाता है। और जिसने ऐसी कोल्ड ड्रिंक पी ली है और जिसको प्रतिश्याय है, कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली, उस टाइम जो उसका हाल हो रहा है ना, वो वही बता सकता है कि उसको ठंडा खाने से कैसा लगा। तो उसको कहते हैं कि सहन करने में कठिन होता है विरुद्ध उपक्रम, ठीक है। और गंभीनुगत, इसका मतलब होता है यदि रोग गंभीर धातुओं में स्थित हो, जैसे कि जिसका स्थान संश्रय, त्वचा,
रक्त मांस को आश्रित हो तो क्या करता है, व्याधियां उत्तान होती हैं, जबकि मेद मज्जागत व्याधियां गंभीर होती हैं। इन व्याधियों के कारण शरीर में व्याधि क्षमत्व तो नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात गंभीर धातुगत व्याधियों के कारण व्याधि की अवस्था अधिक कष्टदायक होती है। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, गंभीर नुगत मैं आपको समझाती हूँ। जो स्थौल्य के रोगी होते हैं, जिनको स्थूलता की बीमारी है, वो ये बताते हैं कि अगर हम पानी भी पीते हैं तो हमारे शरीर में वो लग जाता है, यानी कि वो मोटापा बढ़ाता है। और जो क्रश यानी कि जो पतले व्यक्ति हैं, जो स्वस्थ हैं, वो अगर पानी पीते हैं या फिर कुछ भी खाना खाते हैं तो वो उनके शरीर को पोषण करता है। जबकि स्थौल्य के रोगों में क्या होता है, वो खाते पीते तो खूब है, तब भी उनकी कैल्शियम की कमी होती है, तब भी विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उत्तर उत्तर धातुओं का पोषण है, वो पूरा पोषण सप्त धातु में हो ही नहीं रहा है, वो मेद तक रुक के रह गया है पोषण, है ना। तो वो पानी भी पिएंगे तो वो शरीर में नहीं लगेगा, शरीर में नहीं लगेगा। वो कहाँ लगेगा? वो लगेगा मेद में, ठीक है, मेद में लगेगा। जो सर्व शरीर में लगना चाहिए वो नहीं होगा, वो अकेला मेद में जाएगा और मेद को पोषण करेगा। बाकी जो जैसे कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम कमी हो रही है, वो किस लिए हो रही है? क्योंकि उत्तर उत्तर धातुएं सही से बनी नहीं रही हैं। तो इसी को कहा जाता है गंभीर नुगत और चिर स्थिति, यानी कि लंबे समय से चल रहा रोग, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, पीसीओएस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये सब व्याधियां जो हैं वो चिरकाल तक चलती हैं। अभी किसी को डायबिटीज़ है, मान लो उसकी उसकी हो गई एज 70 या 80 कुछ हो गई, अब बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर कंडीशन हो गई उसकी डायबिटीज़ की, चली आ रही है, उसको 20-25 साल हो गए। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रचंड हो जाएगी बीमारी कि अगर उसको कहीं छोटी सी कील भी अगर कहीं चुभेगी तो क्या बन जाएगा? डायबिटिक वाउंड बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसको कहते हैं चिर स्थिति, यानी कि लंबे काल से चल रहा। तो व्याधि क्षमता तो उसमें क्या कर पाएगी, है ना। फिर क्या होता है? प्राणायतन। यदि रोग मर्म स्थान या प्राणायतन को प्रभावित करता है, जैसे कि मर्म, कौन से मर्म होते हैं? सद्दह प्राणहर, क्षिप्र मर्म हो गया, है ना, और फण मर्म। इन पर आघात होने से रोगी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मर्म हैं जिन पर आघात होने से मृत्यु तो नहीं, लेकिन मृत्यु के समान पीड़ा होती है ना। तो वो क्या है? उसमें व्याधि क्षमता को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या होगा कि रोगों की जो उत्पत्ति है वो जल्दी हो रही है और व्याधि क्षमता तो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या डिपेंड करता है? व्याधि क्षमता की क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो इतना क्षमता उसकी नहीं है, क्योंकि मर्म स्थानों पर आघात हुआ है जहां ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि किसी को हृदय में चोट लग गई है, मान लो किसी को आघात हो गया, हृदय मस्तिष्क में आघात हो गया है ना, मर्मों पर जैसे कि फड़ मर्म, क्षिप्र मर्म वगैरह वगैरह पर इन पर आघात हो गया है तो ठीक होने में टाइम लगेगा। मर्मोपघाती, ठीक है, मर्म स्थानों पर चोट का आघात होना मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैं आपको बताती हूँ ये कष्टतम यानी कि अत्यंत पीड़ादायक रोग। जैसे कि मानिए व्याधि क्षमता को आप ऐसे समझिए कि सिर जो है वो पूरा ही मर्म स्थान है। अगर उस पर कभी भी आघात होता है तो अपना शरीर क्या करता है कि उतनी जगह को ना फुला देता है, जिससे क्या है उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्या जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके और जो क्षति हुई है वो जल्दी ठीक हो सके, ठीक है। इसी को एडिमा बोलते हैं, जो सूजन कहते हैं, जो सूजन कर देता है। तो ये कोई खतरे की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा व्याधि क्षमता तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्षिप्रकारी, यानी कि क्षिप्रकारी का मतलब क्या होता है? क्षिप्रकारी अर्थात वो मतलब है जो विकार निदानों के सेवन से शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के शीघ्रतम व्याधियों के लिए रोगी में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, जैसे कि अति स्थूल पुरुष, अति कृश व्यक्ति, मांस सोड़ित अस्थि नष्ट हो गई हो, है ना, या व्यक्ति दुर्बल हो गया हो, अल्प आहार का सेवन कर रहा हो, अल्प निद्रा ले रहा हो,
है ना, या ज़्यादा निद्रा ले रहा हो, दिन में सो रहा हो, वेगों का धारण कर रहा हो, रोगी का सत्व अल्प हो, तो इससे क्या होगा कि ये रोग कि ऐसे रोग उत्पन्न होने लगेंगे जो कि ठीक होने में टाइम लगता है ना। इस प्रकार के सभी रोगी व्याधि को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो कि है जो रोग शीघ्रता से फैलने वाला हो या गंभीर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पे बस ओज की वो देख लेते हैं परिभाषा क्या है, और ओज कैसे प्रतिरक्षा करता है शरीर को, और व्याधि क्षमता कैसे बनाए रखता है। ओज जो होता है वो सप्त धातुओं का सार होता है। 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार होता है ओज। ठीक है, ओज की उत्पत्ति कैसे हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही वो इसका वो नहीं है मतलब, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसमें भी समझा देती हूँ मैं आपको, जो कि है मनुष्य के शरीर में ओज की उत्पत्ति गर्भ से होती है, यानी कि ये रहता है गर्भ से ओज, तथा ओज की उत्पत्ति होने के पश्चात ही इसे रसादि शुक्रांत धातुओं की उत्पत्ति होती है। अगर आपका ओज अच्छा है तो वी कैन कंपेयर इम्यूनिटी या व्याधि क्षमत्व। ठीक है, तो ये ओज जो है वही व्याधि क्षमत्व, वही इम्यूनिटी है। ठीक है, जो हमें इम्यूनिटी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, जैसे कि इम्यूनिटी के कैप्सूल्स आते हैं, ये सब आती है, इन सब से कुछ नहीं होता। चॉकलेट पाउडर दूध पे डाल के पी लो, है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा ताकत आती है। होते हैं ना कुछ एड्स वगैरह ऐसे, उसका नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन होते हैं कई कि उसमें चॉकलेट पाउडर डाल के पी लो, है ना, और ऐसा और चीज़ें, मतलब कई चीज़ें आती हैं, ये बना के पी लो। तो घर का कोई अपना काम नहीं करना चाहता। ये नहीं कि देखो बादाम लो, थोड़े से काजू लो, थोड़े से अखरोट लो, उनको मिला पीस के बढ़िया सेरेलैक, उससे बढ़िया सेरेलैक तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको मिलाओ दूध में और बच्चे को पिला दो। ठीक है, सबसे अच्छा है वो। अब क्या है मैं आपको बताती हूँ उत्तम ओज, यानी कि उत्तम व्याधि क्षमत्व। ओज क्षय होने पर शरीर रोगों का घर बन जाता है। अगर ओज का क्षय होगा, ओज का क्षय 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है व्याधि के कारण और एक होता है धातुओं के क्षय होने के कारण। धातु क्षय होने के भी 2 प्रकार हैं। एक है पहला अनुलोम क्षय, दूसरा है प्रतिलोम क्षय, और यही दोनों कारण ओज क्षय के भी होते हैं और राज्यक्षमा के भी होते हैं। और अगर ओज क्षय होता है तो 90% केस ऐसे होते हैं जिनमें राज्यक्षमा हो जाती है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रही हूँ मैं। अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मॉडर्न के अनुसार एयरबॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, मानते हैं हो जाता होगा कभी कभी किसी को, लेकिन आप ये सोचिए जो टीबी के हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, है ना, जो विजिट कर रहे हैं, जिनके घर में टीबी का पेशेंट है, उनको क्यों नहीं हो रही है? कभी ये चीज़ सोचिए। ये ओज की वजह से, इसी को ओज कहा जाता है, जिसकी वजह से नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? तो प्रकार इसके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पर ओज, एक होता है अपर ओज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा कि पर ओज हृदय में स्थित रहता है, जिसका प्रमाण 8 बिंदु होता है और जो जीवन के लिए अनिवार्य होता है। अपर ओज जो होता है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, जिसका प्रमाण अर्ध अंजलि होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आपके एग्जाम में आता है, कभी ना कभी आएगा, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक ओज आता ही आता है, तो आपको इसका प्रकार प्लस इसका प्रमाण लिखना होगा। अब आते हैं बल वृद्धि कर भाव पर, जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आहार संपत्ति क्या है? सात्विक और पौष्टिक भोजन करना, व्यायाम, नियमित योग और शारीरिक गतिविधि करना, और सत्व संपत्ति मानसिक दृढ़ता और सकारात्मकता को बनाए रखना, रसायन सेवन करना जैसे कि आमिलकी, च्यवनप्राश, गिलोय। रसायन सेवन बता दिया मैंने, जैसे गिलोय वगैरह आदि, ये दोबारा लिख गया है। स्वभाव संसिद्धि, यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना। आधुनिक और आयुर्वेद में क्या इसमें समानताएं? अवधारणा सर्वप्रथम है मूल कारण, जो कि है ओज, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार इम्यून सिस्टम, WBCs और एंटीबॉडीज। जन्मजात प्रतिरक्षा है सहज बल। ये वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि आयुर्वेद में इसको ये कहा जाता है और मॉडर्न साइंस में इसको ये कहा जाता है। जन्मजात बल को सहज बल या इनेट इम्यूनिटी,
अर्जित प्रतिरक्षा को कहा जाता है युक्ति बल, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। प्रभाव कारक होता है अग्निदोषाम्य और धातु पुष्टि, यानी कि न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब देंगे। इसका निष्कर्ष है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए और आतुर के विकार को ठीक कीजिए।